एक बहुत ही शर्मीली लड़की, लेकिन वो है दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर। उसने एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन को बिना कोई भी शब्द कहे कंप्लीट साइलेंस में हरा दिया था और अब उसका नया मिशन है सेकंड प्रिंस की रक्षा करना, और वो भी बिना किसी को पता चले। क्या वो अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगी और क्या वो लोगों के सामने खुद को संभाल पाएगी? और यही से हमारा एनीमे शुरू होता है। एक बड़ी बैटल के बीच हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप एक रेगिस्तान में ड्रैगन्स के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ से ग्रेट ड्रैगन्स उन पे हमला कर रहे हैं, लेकिन मेजिस यानी जादूगरों का एक ग्रुप एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं ताकि लोगों को बचा सके। और ये सब हो रहा है रिडल किंगडम में। यहाँ के काउंट कार्डबैक के टेरिटोरी पर ऐसे ड्रैगन्स के अटैक कई सालों से होते आए हैं, क्योंकि ये जगह इन सबसे फेमिलियर है। काउंट के परिवार का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि हमेशा ही वो सब ड्रैगन्स के साथ लड़ते हुए गुजारा है। वो लोग ड्रैगन्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। अब उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो ड्रैगन के आंख को सीधा टारगेट करे, क्योंकि अगर आंख पर डायरेक्ट हिट हो गई तो वो कुछ नहीं देख पाएगा और तभी उसका सिर काटा जा सकता है। कमांडर अपने लोगों को कहता है अपनी फॉर्मेशन बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होता है, जैसे एक अर्थक्वेक या कोई जोरदार धमाका जो पूरे इलाके को हिला देता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, चारों तरफ खामोशी छा जाती है और सब कुछ रुक जाता है। ये इन ड्रैगन से भी कुछ ज्यादा खतरनाक चीज है। और फिर हम उस जायंट ड्रैगन को देखते हैं जिसकी लंबाई 500 मीटर से भी ज्यादा थी। हाँ, एक बड़ी तबाही है। वो ब्लैक ड्रैगन छोटी ड्रैगन से घिरा हुआ था, जैसे मक्खियाँ। जरा सोचिए, अगर वो छोटे ड्रैगन्स भी ह्यूमंस के लिए मुसीबत बन गए थे तो ये ब्लैक ड्रैगन क्या करेगा? रिडल किंगडम की हिस्ट्री में ये ब्लैक ड्रैगन अब तक सिर्फ 2 बार दिखा है। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि जब ये ड्रैगन आया था तो पूरी सिटीज को तबाह कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में। वहाँ काउंट की बेटी इजाबेल अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। असिस्टेंट कहती है, माय लेडी, खतरा हमारे सिर पर है, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। इजाबेल कहती है, यह मुमकिन नहीं है, मेरे पिता और नाइट्स बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर भाग नहीं सकती। लोगों को इस वक्त छोड़ देना मेरे लिए माफ करने लायक नहीं होगा, चाहे मुझे खुद लड़ना क्यों ना पड़े। तब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की के रूम में। उसका नाम है मोनिका। उसकी असिस्टेंट उसके लिए काफी सारी सब्जियाँ और चीजें लेके आई है, हरी सब्जी, गाजर, टोमेटोज और भी बहुत चीजें। वो मोनिका के कमरे में जाती है और देखती है पूरे घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, हर जगह बुक्स, पेपर और धूल बिखरा हुआ है। असिस्टेंट कहती है, 3 महीने पहले ईस्टर्न बॉर्डर पर ड्रैगन्स ने हमला किया था। मैंने सुना कि विंग ड्रैगन्स उस विलेज के पास दिखे थे और उनका लीडर था ब्लैक ड्रैगन ओगन। ऐसा लगता है कि किसी एक 7 सेज ने उसे भेजा था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कौन से जादूगर ने उसे मार गिराया। उसके बाद मोनिका उसे कुछ पैसा देती है, एक्चुअली काफी ज्यादा पैसा, जिसके लिए असिस्टेंट थैंक यू कहती है और थोड़ा सा चौंकते हुए कहती है, आप करती क्या हो मोनिका, आपका काम क्या है? मोनिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं एक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हूँ, एक मैथ्स टीचर। तो ये सुनकर असिस्टेंट बोलती है, आपके एक कलीग आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर मोनिका तुरंत घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके बारे में ज्यादा जाने। वो डर के मारे अंदर देखकर गेट बंद कर देती है और वो आदमी लुइस फोर्सफुली अंदर आ जाता है, जैसे वो घर उसी का हो। वो अपनी मैजिक का यूज करता है और पूरे घर को साफ कर देता है। यहाँ हम पहली बार जानते हैं कि मोनिका एक्चुअली कौन है। वो है 7 सेजेस में से एक एलीट मेज, और जिसे लोग कहते हैं साइलेंट सॉर्सरर। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, लेकिन बहुत शर्मीली, जो पब्लिक में बात भी नहीं कर पाती। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिनर्वा इंस्टीट्यूट में मोनिका का एग्जाम। वो इतनी नर्वस थी कि बोल भी नहीं पाई। उसका एग्जाम फेल होने वाला था और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचती है, अगर मैं चैन नहीं कर सकती तो बिना चैन के ही मैजिक करूंगी, और उसने कैंडल को बिना कोई स्पेल बोले ही बुझा दिया। ये एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट था। इसी वजह से उसका टैलेंट ग्रो करता गया और वो क्विकली प्रमोट हो गई। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लुइस मोनिका से कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो मेरी पार्टनर। उसका नाम था लुइस, वो भी 7 सेजेस में से एक था। फिर वो अपने सर्वेंट रिन को कहता है, एक बैरियर स्पेल लगाओ ताकि कोई भी हमारी बातें ना सुन सके। फिर लुइस सीधा पॉइंट पे आता है और मोनिका से उसके घर में आने का वजह बोलता है, क्योंकि वो मोनिका से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता था। फिर लुइस कहता है, मैं प्राइवेटली सेकंड प्रिंस का गार्ड हूँ और मुझे सीक्रेटली किंग से ऑर्डर मिला है। जो सुनकर मोनिका पूछती है, पर क्या आप फर्स्ट प्रिंस के प्रोटेक्टर नहीं है? लुइस जवाब देता है कि हाँ, मैं फर्स्ट प्रिंस का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे एक अलग मिशन मिला था। किंग के सीक्रेट ऑर्डर के अंडर मुझे सेकंड प्रिंस की रक्षा करनी थी। और फिर लुइस कहता है कि मैं उनके इंटेंशंस का गेस नहीं लगा सकता, क्योंकि वो किंग का अपमान होगा, लेकिन हाँ, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि प्रिंस फेलिक्स को बिना उसे बताए प्रोटेक्ट करना होगा। फेलिक्स जो सेकंड प्रिंस है, वो अभी सार्डेनिया एकेडमी में बोर्डिंग स्कूल लाइफ जी रहा है। और फिर लुइस कहता है कि मैं वहाँ उसका गार्ड बन के उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रेपुटेशन और चेहरा
चेहरा दोनों ही अंडरकवर रोल के लिए फेमस है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। देन उसके बाद वो मोनिका को एक ब्रोच देता है और कहता है इस ब्रोच में है ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क सेंसिंग और शॉर्ट रेंज मैजिकल एंड फिजिकल डिफेंस। ये ब्रोच स्पेशली लुइस के द्वारा डिजाइन किया गया है और जैसा ब्रोच मोनिका को दिया जा रहा है सेम एक और टाइप का ब्रोच प्रिंस फिलिक्स को भी दिया गया है। लुइस कहता है कि इससे मैं प्रिंस की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक कर सकता हूँ और मोनिका इस आइडिया को अच्छी स्ट्रेटेजी कहती है, पर वो थोड़ा नर्वस भी हो जाती है। अगर ये सीक्रेट पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। लुइस कहता है तुम बहुत समझदार हो, पर मैं कभी प्रिंस को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये ब्रोच तो मुझे किंग ने दिया था एक गिफ्ट के नाम पर, लेकिन अगले ही दिन वो ब्रोच टूट जाता है। क्रिस नाम के एक क्राफ्ट्समैन ने वो ब्रोच बनाने में एक पूरा हफ्ता लगाया था, बिना नींद, बिना रेस्ट और नॉन स्टॉप एफर्ट के साथ, और वो सब एक ही दिन में खराब हो गया। मोनिका पूछती है क्या प्रिंस ठीक है? लुइस कहता है हाँ, वो मुश्किल से खुद को संभाल कर एकेडमी गया है। वहाँ जाके उसे सिर्फ इतना बोला गया वो ब्रोच एक्सीडेंटली टूट गया। तुम समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? मोनिका सिर हिलाती है और कहती है नहीं, मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? लुइस कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एकेडमी में जाओ और प्रिंस की प्रोटेक्शन संभालो। जो सुनकर मोनिका घबरा जाती है और कहती है कि मैं नहीं कर सकती। लुइस कहता है तुम सोसाइटी के एलिट पार्ट में नहीं हो, तुम्हारा चेहरा कवर्ड रहता है और नजर हमेशा झुकी रहती है। किसी को कभी शक भी नहीं होगा कि तुम 7 सेजेस में से एक हो और तुम्हारी साइलेंट मैजिक तो एकदम परफेक्ट है प्रिंस की सीक्रेट प्रोटेक्शन के लिए। मोनिका रो पड़ती है। लुइस थोड़ा हार्ड टोन में कहता है तुम्हें 7 सेजेस में आए 2 साल हो गए और तुमने अब तक सिर्फ पेपर वर्क ही किया है। तो ये सुनकर मोनिका कहती है पर मैंने तो 3 साल पहले ही एक ड्रैगन मारा था। लेकिन ये सुनकर लुइस कहता है मैं ऐसा ड्रैगन 10 मार चुका हूँ और वो भी पिछले 3 महीने में, और तुम्हारी जैसे मेजेस कुछ खास काम के लिए ही बने हैं। देन मोनिका कहती है पर मैं तो सिर्फ बैकअप के लिए रिक्रूट की गई थी। तो फिर लुइस कहता है वो सब इररिलेवेंट है, किंग ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लुइस अब मोनिका को एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। कुछ साल पहले काउंट कार्बैक की जमीन पर एक अनाथ लड़की थी। पुरानी काउंटेसेस यानी पुरानी रानी ने उसमें अपनी हस्बैंड की झलक देखी और उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। उस लड़की ने प्यार और सुख भरे पल बिताए जब तक कि रानी का डेथ नहीं हो गया। काउंट की असली बेटी ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और उसे नौकरानी बना दिया, और जब वो रियल डॉटर सार्डेनिया एकेडमी में एक्सेप्ट हुई तो ये लड़की उसकी मेड बनकर उसके साथ गई। और फिर लुइस कहता है तुम्हें उस मेड का रोल प्ले करना होगा, और मोनिका तो इस बात को सुनकर शॉक में चली जाती है। रात के टाइम मोनिका वहीं उसके बेड पर बैठी हुई थी। तब उसका कैट नीरो उससे बात करने की कोशिश करता है। मोनिका कहती है मैं प्रिंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो नीरो उससे कहती है तो सीधा मना कर देती लुइस को। तो मोनिका कहती है मैं मना करती तो भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उसके ग्लव्स के नीचे का हाथ देखा है, डर लगता है मुझे। नीरो फिर कहता है प्रिंस तो अच्छा होगा ना, वो किताबें पसंद करता है। मोनिका थोड़ा हेजिटेट करती है। नीरो पूछती है क्या 7 सेजेस फंक्शन में जाते हैं? जिसमें मोनिका कहती है मैंने तो कभी किंग का चेहरा भी नहीं देखा, मैं तो हमेशा आंखें बंद कर लेती हूँ। तो ये सुनकर नीरो थोड़ा मजाक उड़ाने की टोन में कहता है तो तुम किसी को जाने बिना उसकी रक्षा कैसे करोगी? अगले सीन में मोनिका लुइस और रेन के साथ आसमान में जाते हुए दिखाई जाती है, मैजिक से उड़ते हुए। वो लोग लुइस के घर पहुँचते हैं। लुइस की पत्नी मोनिका का हाथ चेक करती है, उसका चेहरा पूरा पीला हो गया था। और फिर रेस्ट के बाद मोनिका थोड़ा ठीक लगती है। फिर मोनिका एक यंग गर्ल के रूम में एंटर करती है जो उसकी कपड़ों का मजाक उड़ाती है। कहती है तुम काउंट कार्बैक के घर में लोअर क्लास में रजिस्टर हो, तुम्हारी वजह से फैमिली का नाम खराब हो रहा है। पर ये एक नाटक था। वो लड़की कहती है मैं तो बुरी लड़की की आवाज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर वो अपनी असली इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ इजाबेल, काउंट कार्बैक की बेटी, और तुमने ब्लैक ड्रैगन को मारकर हमारे गाँव को बचाया। उसके लिए मैं और मेरे गाँव के लोग तुम्हारा शुक्रिया करते हैं। इजाबेल को वो पल याद आता है जब वो बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन पैलेस की तरफ आ रहा था। तब उसे एक लड़का आके बताता है एक सॉर्सरर्स ने उस ड्रैगन को हरा दिया। वो साइलेंट विश थी। इजाबेल के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी ग्रीन ड्रैगन सिटी में अटैक करने लगते हैं। एक विंग ड्रैगन पैलेस पर आता है और इजाबेल पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त एक स्पेल उस ड्रैगन को तुरंत उड़ा देता है और वहाँ रिवील होती है मोनिका, जो साइलेंट मैजिक से उस ड्रैगन को मार गिराती है। मोनिका एवरेट पहली ऐसी लड़की है जिसने बिना इंचेंट्रेशन के स्पेल कास्ट किया। 7 सेजेस में से एक रिडल किंगडम की सबसे एडवांस जादूगरनी है। मोनिका सारे ड्रैगन्स को एलिमिनेट करती है
है। उसके बाद वापस प्रेजेंट में इजाबेल मोनिका से कहती है, तुमने न सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को बल्कि सभी विंग ड्रैगन्स को भी अकेले हरा दिया। तुमने हवा का यूज करके उनके बॉडीज को सिटी से दूर ले जाके डिस्ट्रक्शन भी रोका और फिर बिना कुछ कहे गायब हो गए। इजाबेल मुस्कुरा के कहती है, मुझे पता चला कि तुम सार्डेनिया एकेडमी जा रही हो। मैं तुम्हें बुली करती रहूंगी ताकि कोई शक ना करे। तुम सिर्फ प्रिंस के सुरक्षा पर ध्यान दो। और ये सुनकर मोनिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत होती है मोनिका के ड्रीम से, जिसमें उसके फादर उसके लिए एक मेजरिंग टेप ले आते हैं और वो घर की हर एक चीजें मेजर करती रहती है। वो बहुत खुश होती है और फिर अचानक उसकी आंखें खुलती है और हमें दिखाया जाता है अब वो एक कैरेज में होती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए एकेडमी की तरफ जाती हुई। फिर सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में। इजाबेल बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उसे मोनिका के साथ सेम रूम में सोना पड़ेगा और वो कहती है कि उसे उस जैसे के साथ एक ही रूम में सोना नहीं चाहिए। एक एकेडमी एम्प्लॉय इजाबेल से बार बार माफी मांगता है क्योंकि उसने सोचा था कि मोनिका उसकी रिलेटिव है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उससे पहले जब वो लोग रास्ते में होते हैं मोनिका खुद ऑब्जेक्ट करती है कि वो किसी के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकती। इजाबेल उसे शांत रहने को कहती है और बोलती है कि वो इस प्रॉब्लम को एक चालाक औरत की तरह सॉल्व करेगी। फिर वापस एकेडमी के सीन में एम्प्लॉय के सामने इजाबेल शॉक हो जाती है, जिस पर एम्प्लॉय उसे शांत होने की रिक्वेस्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इजाबेल एम्प्लॉय को कहती है कि स्टोर रूम उसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन एम्प्लॉय खुद में ही सोचने लगता है वहाँ कोई खाली जगह है या नहीं। फिर इजाबेल बोलती है कि अगर स्टोर रूम में जगह नहीं है तो वो टेस्ट टेबल पर ही सो जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मोनिका उसके बिहेवियर पर हैरान हो जाती है। एम्प्लॉय तुरंत प्रिपरेशन कंप्लीट करने चला जाता है। उसके बाद इजाबेल मोनिका की तरफ देख के आंख मारती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सार्डेनिया एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल में। स्टूडेंट काउंसिल के ट्रेजरर एरॉन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है क्योंकि उसके खिलाफ अकाउंट रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने की सबूत मिलती है। काउंसिल सेक्रेटरी एलियट को पता चलता है कि ये कम से कम 30 बार से भी ज्यादा हुआ है और वो इसे वेरीफाई भी करता है। स्टोर कीपर ब्रिजेट पूछती है कि क्या ये मैनिपुलेशन बजट फंड में भी हुआ है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नेल कंफर्म करता है कि रेगुलर बजट में नहीं हुआ, लेकिन टोटल नंबर 50 तक पहुंच सकता है। काउंसिल प्रेसिडेंट फिलिक्स एरन को कहता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल में प्रेसिडेंट के ग्रैंडफादर ड्यूक क्लॉकफोर्ड की रिकमेंडेशन की वजह से रखा गया था और उसे लगता है कि अब उसका ग्रैंडफादर एरन के फादर पर अपना विश्वास खो देंगे। इस बात से एरन को डर और गुस्सा दोनों आता है। वो सोचता है कि अब इन कॉस्ट का कौन भरपाई करेगा। फिलिक्स उससे कहता है कि उसकी स्टुपिडिटी काउंट स्टील्स के रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगी, लेकिन एरन गुस्से में आकर फिलिक्स पर चिल्लाता है और कहता है चुप रहो और उसे फटकार लगाता है कि वो सिर्फ रॉयल ड्यूक का एक ओबीडियंट डॉग है जो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट है। फिर एरन उस पर फिजिकल अटैक करने लगता है, लेकिन साइरिल उससे सामना करता है और एक स्पेल डालकर उसे फ्रीज कर देता है और वो बोलता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट पर अटैक करना डेथ पनिशमेंट का गुनाह है। उसके बाद साइरिल फिलिक्स से माफी मांगता है कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका शुक्रिया करता है और फिर एरन को कहता है कि वो सस्पेंड है जब तक उसका ऑफिशियल निष्कासन ऑर्डर इशू नहीं हो जाता, जो सुनकर एरन शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इजाबेल को दिखाया जाता है। वो सैड होती है क्योंकि वो मोनिका के पास रहकर उनके लिए रात का टी पार्टीज का मौका लेना चाहती थी, लेकिन वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती। उसके बाद वो काउंसिल मेंबर्स को देखती है जो एरन को रिस्ट्रेन करके उसे कैद करने के लिए ले जा रहे थे। वो जोरों से चिल्ला रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया। मोनिका एरन को जानती थी क्योंकि वो उससे पहले मीटिंग्स में उससे मिली थी जैसे बाकी काउंसिल मेंबर से मिली थी, सिर्फ साइरिल को छोड़कर। लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके पास स्टूडेंट काउंसिल का एम्बलम था। मोनिका सोचती है कि इजाबेल उससे ज्यादा सूटेबल है इस सीक्रेट मिशन के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है मोनिका के क्लास में। टीचर विक्टर मोनिका को स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है और स्टूडेंट से कहता है कि वो रिसेंटली यहाँ पे ट्रांसफर हुई है और वो मोनिका से कहता है कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करे। मोनिका बहुत नर्वस फील करती है। विक्टर उसे सीधा खड़े होने को कहता है क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस एकेडमी है जहाँ स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो प्रॉपर बिहेवियर और गुड कल्चरल टेस्ट दिखाए। देन उसके बाद जब स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, मोनिका अकेली होती है। तब एक स्टूडेंट उसे बुलाती है और कहती है उसका नाम लाना है और वो उससे पूछती है कि वो अपने बालों को चोटियों में क्यों स्टाइल करती है, लेकिन मोनिका को और कोई हेयर स्टाइल आता ही नहीं था। लाना नोटिस करती है कि बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं, जो मोनिका को बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करवाता है। फिर लाना मोनिका से पूछती है कि वो कहाँ से है और तब उसे पता चलता है कि मोनिका लीन सिटी में बड़ी हुई है। तो ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि वो बॉर्डर के उस तरफ का एक बड़ी सिटी है और मोनिका से पूछती है कि वहाँ अभी
क्या ट्रेंडिंग में है, लेकिन मोनिका को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। फिर लाना मोनिका के पास आती है और उसे बताती है कि रॉयल कैपिटल में अभी ये रेड लिप कलर लेटेस्ट फैशन है। मोनिका इसे सुनकर सरप्राइज हो जाती है। तब उन्होंने सुना कि दूसरे स्टूडेंट्स उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लाना मोनिका के सामने शो ऑफ कर रही है, क्योंकि लाना बहुत ही रिच है और मोनिका एक रूरल जगह से आई है। लेकिन लाना उनकी परवाह नहीं करती। वो मोनिका के बालों को पकड़ती है और उन्हें सुलझाना शुरू करती है। लाना उससे कहती है कि मूव मत करो और मोनिका एग्री कर लेती है। लाना मोनिका के बालों को स्टाइल करती है। मोनिका थोड़ा टेंस फील करती है जब तक लाना उसके हेयर स्टाइल को चेंज करके फिनिश नहीं कर देती। वो कहती है कि ये इजी है और बाद में इसे सीख लेना। फिर वो चली जाती है। उसके बाद मोनिका जाकर मिरर में अपना हेयर स्टाइल देखती है और बहुत सरप्राइज्ड होती है। वो सोचती है कि उसने लाना को थैंक यू भी नहीं किया। फिर मोनिका एकेडमी के अंदर घूमना शुरू करती है और दूसरे स्टूडेंट से बचने की कोशिश करती है और जितना भी हो सके उनसे छुप के रहती है। फिर उसे लुइस का पनिशमेंट याद आता है और वो कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी मिशन को पूरा करने के लिए, चाहे उसे अपने ऊपर अटेंशन ड्रॉ करना पड़े। उसके बाद वो जल्दी से एक खाली जगह की तरफ मूव करती है और वो अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर देखती है और सोचती है ये उसके लिए इनफ होगा। फिर वो एक सुंदर और पीसफुल जगह चली जाती है। जब तक रोड के एंड पर वो प्रिंस फिलिक्स से नहीं मिलती, तब वो पीछे हटती है एक और जगह ढूंढने के लिए जहाँ कोई भी ना हो। उसे ये पता ही नहीं होता कि यही प्रिंस फिलिक्स है और तभी एलियट उसे पकड़ता है और कहता है कि वो उसके ट्रैप में गिर गई है और उससे पूछता है कि क्या ये एक वेपन है। लेकिन मोनिका जवाब देती है कि ये उसका फूड है। लेकिन एलियट को यकीन नहीं होता कि कोई अपना फूड पॉकेट में भी रख सकता है और उससे पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रही है। वो उसे फोर्स करता है जिससे मोनिका बहुत डर जाती है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है और उसकी पॉकेट से उसकी फूड्स भी बाहर गिर जाता है। वो दर्द महसूस कर रही थी क्योंकि उसे बहुत जोरों से दबोचा गया था। फिलिक्स ने एलियट से कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन एलियट इस बात को नहीं मानना चाहता था। उसे लगता था कि मोनिका एरॉन के साथ काम कर रही है। लेकिन फिलिक्स ने उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा और तब एलियट ने उसे रिलीज किया। फिर फिलिक्स मोनिका के पास आया और उससे बोला कि उसने सुना है कि इस साल सेकंड क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और उससे पूछा कि क्या वो तुम हो और क्या तुम्हारा नाम मोनिका है। यह सुनकर मोनिका बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और वो सिर हिलाकर जवाब देती है कि हाँ वही है। तब फिलिक्स ने एलियट से कहा कि वो एरॉन का सपोर्टर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी गिलहरी है जो अपना रास्ता भूल गई है। उसने ग्राउंड से नट्स उठाए और मोनिका को दिया और उससे माफी भी मांगा। जब मोनिका उसको थैंक्स कहने की कोशिश कर रही थी, तब फिलिक्स को महसूस हुआ कि ऊपर से उन पर कुछ फेंका गया है, लेकिन मोनिका ने अपना मैजिक यूज करके उस चीज को दूर कर दिया। एलियट तुरंत मैटर को इन्वेस्टिगेट करने चला गया। फिर फिलिक्स ने मोनिका से पूछा कि क्या वो ठीक है और फिलिक्स को अपने इतने पास महसूस करके उसका आत्मा बाहर आ गया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो एक नाइटमेयर देखती है जिसमें वो एक थीप के द्वारा किडनैप और टॉर्चर हो रही है और फिर मोनिका चिल्लाते हुए जग जाती है। तब सेल्मा उसके पास आई। वो उसके क्लास की हेल्थ कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव थी और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने सुना था कि मोनिका ग्राउंड पर गिर गई थी। उसने मोनिका को एग्जामिन किया और कहा कि शांत होने के बाद अपने रूम में वापस जा सकती हो। फिर मोनिका अपने घर जाती है और वो बहुत एग्जॉस्टेड थी। नीरो उसके पास आया और उससे पूछा कि सब कैसा गया, लेकिन मोनिका ने सोचा कि ये मैटर उसके लिए इम्पॉसिबल है। नीरो ने मोनिका से पूछा कि क्या उसने अपने पहले दिन ही गड़बड़ कर दिया। मोनिका रोने वाली थी, लेकिन नीरो ने उसे चुप कराया ताकि वो अगली बार फेल ना हो और उसे बोला कि वो उन्हें मैनिपुलेट करे उसकी बात मनवाने के लिए। लेकिन मोनिका को लगा कि माइंड कंट्रोल मैजिक ऐसे चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परमानेंटली मेमोरी लॉस भी हो सकती है। नीरो को इस बात से डर महसूस हुआ और उसने मोनिका से कहा कि इस मैटर को स्किप करो और दोबारा ट्राई करो। लेकिन आज बहुत सारे लोग मोनिका के साथ काइंड थे, लेकिन मोनिका उनको थैंक्स नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। नीरो ने कहा कि वो इस बात का खुद ध्यान रखेगा। मोनिका सरप्राइज हो गई कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन नीरो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया और उससे पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। मोनिका बहुत डर जाती है और उससे कहा कि वापस अपने फॉर्म में आ जाओ और उसे ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं। लेकिन नीरो ने कहा कि पहले उसे थैंक यू बोलो। मोनिका उससे दूर भाग गई क्योंकि वो उसके इंसान बनने से डर रही थी। तब नीरो ने मजाक बंद कर दिया और विंडो से एक सस्पिशियस पर्सन को देखा। मोनिका ने भी ध्यान से देखा और नोटिस किया कि वो एक अननोन पर्सन है, वो भी गर्ल्स रेसिडेंस के अंदर। नीरो को लगा कि वो यहाँ प्रिंस को टारगेट करने आया है। उसने मोनिका से पूछा कि क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन मोनिका ने नीरो को बताया कि उसने प्रिंस फिलिक्स के साथ मुलाकात की है। उसके बाद हम देखते हैं मोनिका को अपने पास्ट में अपने पापा याद आते हैं और वो उनसे पूछती है कि क्या उनका रिसर्च इन कैलकुलेशन के खत्म होने पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके फादर ने कहा कि उनका रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यह सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है और उनका वर्क अभी बहुत
बहुत ज्यादा है। उन्होंने उससे कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बेकार है, और मोनिका इस बात से सरप्राइज्ड हुई क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था। फिर वो अपने प्रेजेंट में वापस आई, फेस वॉश किया, मिरर में देखा और याद किया कि उसने कभी अपनी हेयर की प्रॉपरली केयर ही नहीं किया। वो नीरो की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि वो किस चीज को बेकार मानता है, लेकिन नीरो उससे पूछता है कि क्या वो फिलोसॉफी की बात कर रही है। उसने मोनिका से कहा कि उसे फिलोसॉफी सब पता है और उससे उसकी तारीफ करने को कहा। मोनिका ने उसकी तारीफ करना शुरू किया। उसकी तारीफ उसे वार्मथ और इनर कंफर्ट फील करवाती है। उसने कहा कि उसके लिए पॉइंटलेस चीजों को एंजॉय करना बेटर है क्योंकि लाइफ पॉइंटलेस चीजों से भरी हुई है, तो क्यों ना उन्हें पूरी तरह एंजॉय किया जाए। उसने यह भी मेंशन किया कि डस्टिन गेंटर ने यह अपनी नोवेल में लिखा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, अब कैट्स भी नोवेल पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं मोनिका ने सिर्फ सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत किया था, तो वो पॉइंटलेस चीजों को कैसे एंजॉय कर सकती है। फिर उसे अपने पापा की बातें याद आता है, जितनी बड़ी चैलेंज उतना ही बड़ा एंजॉयमेंट। मोनिका को समझ आया कि उसे खुद को चैलेंज करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोनिका क्लासरूम में आती है और लाना से बात करने की कोशिश करती है। लाना उसके अपीयरेंस से सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने अपने साथ क्या किया। मोनिका ने कहा कि उसने कोशिश की थी वैसे हेयर स्टाइल करने की जैसे लाना ने उसके लिए कल किया था, लेकिन वो कर नहीं पाई। उसने कल के लिए उसका थैंक यू किया। मोनिका उसे हेडबैंड वापस लौटाने पर लाना ने कहा कि उसे हेडबैंड की जरूरत नहीं है। फिर मोनिका ने लाना से कहा कि वो उसे वो हेयर स्टाइल दिखाए जो उसने कल किया था, और अपने फेल होने पर खुद को बेवकूफ फील किया, जिससे लाना को हंसी आ गया। लाना ने उसे बैठने को कहा, जिससे मोनिका खुश हो जाती है। लाना उसे सिखाना शुरू करती है और कहती है कि एक कॉमिक स्किल्ड आर्टिसियन ने एनिमल से क्राफ्ट किया था और इसमें छोटे छोटे प्रीसियस स्टोन लगे हैं, और वो भी रिफाइंड टेस्ट के साथ। और फिर अचानक से वो बात करना स्टॉप कर देती है और थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि उसकी सारी स्टोरीज बोरिंग हो जाती है क्योंकि वो हमेशा ही वेल्थ के बारे में होती है और उसके पास कहने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन मोनिका फिर से नर्वस फील करती है और कहती है कि उसकी भी स्टोरीज बोरिंग है क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स की बातें करती है। यह सुनकर लाना की हंसी छूट जाती है और वो कहती है ये तो स्ट्रेंज है, और मोनिका भी हंसने लगती है। फिर मोनिका ने अपने हेयर स्टाइल मिरर में देखा और खुद का ब्यूटी देखकर हैरान हो गई। बालों की प्लेसमेंट और उसका एंगल एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाल एक साथ एक प्रोपोर्शन में बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन लाना ने उससे कहा कि ये चीजें नंबर से मेजर नहीं होती, फीलिंग से होती है, और उसे हेयर को खोलकर दोबारा करने को कहा। मोनिका ने पूछा कि क्या वो इस हेयर स्टाइल को खोल देगी जबकि ये इतना सुंदर लग रहा है, जिससे लाना गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब तक मोनिका इसे खुद से नहीं करेगी वो इसे सीख नहीं पाएगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलियट उनके क्लासरूम में एंटर होता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं सिर्फ मोनिका को छोड़कर, जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और तुरंत पर्दे के पीछे छुप जाती है। लेकिन एलियट को वो दिख गई थी। वो स्माइल करता है और उसके पास जाता है और उससे पर्दे के पीछे से बाहर निकाल कर कहता है कि वो हमेशा हर किसी को देखकर छुप जाती है। उसने उसको एक साई लिटिल गिलहरी बुलाया, लेकिन मोनिका ने कहा कि वो एक ह्यूमन है और वो बहुत शर्मिंदा और डर महसूस करती है। तब एलियट ने उसे चुप रहने को और अपने साथ चलने को कहा। वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आते हैं, जहाँ फिलिक्स ने मोनिका को अचानक बुलाने के लिए उससे माफी मांगा और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। तब मोनिका को याद आया कि लुइस ने उससे कहा था कि ये एक सिली तरीका है किसी से मिलने का। फिर मोनिका ने फिलिक्स को थैंक यू कहा, जिससे वो थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो थैंक यू डिजर्व करता हो। मोनिका ने कहा कि ये थैंक्स उस हेजलनट के लिए है जो उसने क्लीनिंग में दिया था, लेकिन फिलिक्स ने उससे कहा कि इस बारे में चिंता मत करो। फिर उसके बाद मोनिका ने फिलिक्स से पूछा कि वो हॉस्टल से छुपके क्यों निकल रहा था, जो एलियट को गुस्सा दिलाता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ये सुना। उसने मोनिका से उसकी इंटेंशन के बारे में पूछा। मोनिका ने उसे बताया कि उसने उसे कल रात अपने रूम की विंडो से देखा था, लेकिन मोनिका उसका फेस नहीं देख पाई क्योंकि उसने हुड पहन रखा था, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर फिलिक्स के जैसा था। फिलिक्स ने कहा कि ये नॉर्मल है क्योंकि बहुत सारे लोग सेम बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं। मोनिका ने उसे अपने एविडेंस और प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया कि वो ऐसा ही था। एलियट ने कहा कि वो हर एक वर्ड ऑनेस्टली कह रही है, और फिलिक्स ने कहा अगर वो एसासियन होती तो जब वो दोनों अकेले थे वो हेजिटेट नहीं करती उस पर अटैक करने में। एलियट फिलिक्स से पूछता है कि उसका क्या सोचना है उनके ऊपर फ्लावर पॉट गिरने को लेकर। मोनिका ने सोचा था कि वो एक्सीडेंट से गिरा होगा, लेकिन फिलिक्स कहता है ये सब तब से शुरू हुआ जब स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर ने बजट में स्कैम किया, और जब तक उसके रस्टिकेशन का प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं हो जाता उन्होंने डिसाइड किया कि उसे स्टूडेंट्स डोरमेट्री में लॉक कर दिया जाए। और एरन से उन्हें हिंट मिला था कि क्राइम में उसका पार्टनर भी है जिसने ऐसा ही एक इंसिडेंट पहले कर चुका है। इसलिए एलियट ने बैकयार्ड में एक ट्रैप सेट किया था और मोनिका उनके सामने एक
एसएससीएन की तरह आई। उसने इमेजिन किया जैसे लुइस उससे कह रहा हो कि उसने अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें अचीव करने में सक्सेस पाई है। फिर एलियट मोनिका के पास आया और उससे पूछा कि क्या वो एरॉन की पार्टनर है, राइट? मोनिका ने कहा कि वो नहीं है, लेकिन एलियट ने इंसिस्ट किया अगर वो खुद को इनोसेंट साबित करना चाहता है तो उसे रियल अटैकर को ढूंढना होगा। यह सुनकर मोनिका शॉक्ड हो जाती है और उसने कहा कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन एलियट इंसिस्ट करने पर वो ऑलमोस्ट रोते हुए मान जाती है और उसने कहा कि वो ये करेगी। और फिर फिलिक्स ने उससे कहा तो फिर ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मोनिका यार्ड में बैठी हुई है और उसके साथ जो भी हुआ उस पर बहुत ही ज्यादा रो रही है। नीरो ने उससे कहा कि वो अब एक पर्सनल गार्डियन बन गई है और उससे पूछा कि क्या एसएससीएन के रूप में देखा जाना एक प्रॉब्लम है, जो मोनिका को शॉक कर देता है। और एक्चुअली में मोनिका का असली मिशन प्रिंस फिलिक्स को प्रोटेक्ट करना और रियल कल्प्रिट को ढूंढना यहीं से शुरू होता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको थर्ड एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।